हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। कुछ आर्टिकल्स इसमें कल के हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, इम्पॉर्टेंट थे लेकिन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, उन्हें डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इन द नेम ऑफ मेरिट ऑब्लिक कोटास एंड इक्विटी। ये दो आर्टिकल हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों को मिक्स करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली जो बिहार में रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया था, 50% सीलिंग ख़त्म कर दी गई थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है। उस वर्डिक्ट के क्या इम्प्लीकेशन होंगे उसके बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशन के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है 11 candidates apply to verify EVM burnt memory. What is this process? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी जिसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप को वेरीफाई करने की बात की गई थी। ये उसी से संबंधित आर्टिकल है। और हमारा लास्ट आर्टिकल है व्हाट इज क्लॉड 3.5 सोनेट एंड हाउ इज इट बेटर देन इट्स राइवल AI मॉडल। ठीक, तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, डायरेक्टली मिल जाएंगे, या फिर नीचे लिंक भी में क्लिक कर सकते हैं। मोर में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक होगी, डायरेक्ट क्लिक करिए, डायरेक्ट ज्वाइन करिए। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। अब फर्स्ट आर्टिकल है 11 कैंडिडेट्स अप्लाई टू वेरीफाई EVM बर्न्ट मेमोरी, व्हाट इज दिस प्रोसेस। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। GS टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट अलग अलग वर्डिक्ट के थ्रू इलेक्ट्रल सिस्टम को क्लीन कर रहा है, उसमें ये आ जाएगा, है ना, मेंस के आंसर में। बाकी एज सच, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर नहीं पूछ रहेगा, प्रीलिम्स में बिल्कुल आ सकता है। याद है कि अभी हमने रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट डिस्कस की थी जिसमें हमने एक माइक्रो कंट्रोलर, एक चिप के बारे में बात की थी, है ना। ये चिप का काम क्या था, EVM में जो भी डेटा होता है इस चिप के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है। ठीक, लैपटॉप से इसे कनेक्ट किया जाता है। याद है क्या, कुछ हमने पूरा डिस्कस किए थे। तो मान लीजिए EVM में कोई भी डेटा है, उसे कहाँ से, एक चिप के थ्रू जो है पूरा डेटा इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि कैंडिडेट के नाम कौन कौन से होंगे, उनका क्रम क्या होगा, कौन से ऑर्डर में होंगे, ये सारी चीज़ें इस चिप में डेटा के थ्रू डाल करके EVM में सारी चीज़ें इंस्टॉल की जाती है। उसके बाद इस चिप का जो डेटा है उसको हटा दिया जाता है, इसको ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद जो है दूसरे EVM में इसका यूज़ करते हैं। तो इस चिप का, है ना, माइक्रो कंट्रोलर चिप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस चिप से रिलेटेड एक वर्डिक्ट दी है। उसमें इन्होंने कहा था कि आप जितनी EVM है उतनी चिप यूज़ करिए और आप इस डेटा को क्या नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, इसे डिलीट नहीं करेंगे, इसको आपको संभाल के रखना है कुछ समय तक के, जब तक कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर इसकी रीचेकिंग कराना चाहता है तो वो रीचेकिंग नहीं होती, तब तक कि आपको इसको संभाल के रखना है। एक डेडलाइन, एक डेट भी इसमें दी थी कि इतने दिनों के लिए आपको इसको संभाल के रखना होगा। तो वही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। और उसी वर्डिक्ट के हिसाब से जो है 11 कैंडिडेट्स ने, 8 लोकसभा के और 3 स्टेट असेंबली इलेक्शन के, 2 कैंडिडेट आंध्र प्रदेश के हैं, 1 कैंडिडेट उड़ीसा के हैं, जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है सो दैट दे कैन वेरीफाई द बर्न्ट मेमोरी ऑफ द बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ EVM एंड VVPAT यूनिट। ठीक, तो VVPAT में जो इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल की है, EVM में जो इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल की है, उस चिप में को वेरीफाई किया जाएगा कि उसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं की गई है। ठीक, तो कौन, कितने कैंडिडेट कर रहे हैं, ये 11 कैंडिडेट ने ये पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लेते हैं। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा EVM और VVPAT सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, हम वापस बैलेट पेपर में नहीं जाने वाले हैं, ना ही 100% जो है काउंटिंग होगी VVPAT स्लिप की। ठीक, पूरा 100% काउंट करने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसे बर्न नहीं किया जाएगा,
उसको वेरीफाई करने के लिए आप चाहें तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जो सेकंड प्लेस पे है कैंडिडेट या फिर थर्ड प्लेस पे है इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, वो ये वेरिफिकेशन सीक कर सकते हैं। और टोटल कितने परसेंट मशीन में ये वेरिफिकेशन सीक किया जा सकता है? केवल 5% ऑफ मशीन में ये वेरिफिकेशन सीक किया जा सकता है ना। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसमें 5% जो ईवीएम होगी उसको आप आइडेंटिफाई खुद करिए। उस ईवीएम मशीन की जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होगी, जो बंट मेमोरी है, उसको इंजीनियर आएगा आपके सामने दिखाएगा इसमें कौन सा डेटा है, क्या डाला गया है, और ईवीएम के साथ उसे मैच करा के दिखाया जाएगा। अगर उसमें कोई टेम्परिंग होती है तो इलेक्शन जो है तुरंत ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। चीज़ें क्लियर है? The burnt memory oblique microcontroller in 5% of EVM, that is the control unit, ballot unit and VVPAT per assembly constituency oblique assembly segment of a parliamentary constituency shall be checked and verified by a team of engineers from the manufacturer of the EVM machine post the announcement of result. For any tampering or modification on written request made by the candidate who are at नंबर 2 और नंबर 3 बिहाइंड द हाईएस्ट पोल कैंडिडेट। ठीक, तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया उसी को यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द कोर्ट सेड दैट द कैंडिडेट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव शैल आइडेंटिफाई द ईवीएम बाय पोलिंग स्टेशन और सीरियल नंबर। जो कैंडिडेट होंगे वो खुद जो है डिसाइड करें कि कौन से पोलिंग स्टेशन की ईवीएम को वो वेरीफाई कराना चाहते हैं, बर्न मेमोरी वेरीफाई कराना चाहते हैं। सीरियल नंबर से हो सकता है और पोलिंग स्टेशन से भी हो सकता है आइडेंटिफाई कि कौन सी ईवीएम वो कराना चाहते हैं। ठीक, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन हैव टू बी मेड विद इन 7 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आया, मतलब 4 तारीख को रिजल्ट आया था, तो 7 दिन के अंदर 11 तारीख तक आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी होगी, रिक्वेस्ट करनी होगी कि भैया हमको चेक करना है, हमको कुछ गड़बड़ लग रही है ईवीएम में। द एक्चुअल कॉस्ट और एक्सपेंसेस फॉर द सेड वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड बाय ईसीआई। ईसीआई डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लगेगा, और जो कैंडिडेट होगा जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको सारा पैसा जो है डिपॉजिट ईसीआई को करना होगा। इन केस अगर किसी भी तरह की टेम्परिंग पाई जाती है तो उसने जो भी पैसा डिपॉजिट किया है वो पैसा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। अब प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसओपी जो है रिसेंटली फाइनलाइज कर दी है। ठीक, तो क्या है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस। ठीक है, तो डीओ है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। डीओ कौन होता है? कलेक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोथ द सेकेंड एंड थर्ड कैंडिडेट्स कैन रिक्वेस्ट दैट अप टू 5% ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्लिक असेंबली सेगमेंट ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी चेक्ड। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सेकंड नंबर पे आए हैं कैंडिडेट या फिर थर्ड नंबर पे आया कैंडिडेट, वो टोटल 5% ईवीएम रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर दोनों करेंगे, सेकंड और थर्ड दोनों मिलके, तो टोटल जो सेकंड होगा वो मैक्सिमम 2.5% ईवीएम चेक करवा सकता है, जो थर्ड होगा वो भी 2.5% चेक करवाएगा। चीज़ें क्लियर है? टोटल डीओ को कितने रुपए देना है? 40,000 रुपये डिपॉजिट करके देना होगा, प्लस 18% जीएसटी, है ना। जीएसटी हर चीज़ में लगता है। और उसके बाद फिर ये जो पैसा है वो किसको दिया जाएगा? मैन्युफैक्चर को दिया जाएगा। डीओ विल सेंड अ लिस्ट ऑफ ऑल सच एप्लीकेशन टू अ स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो मैन्युफैक्चरर को नोटिफाई करेगा जो ईवीएम बनाते हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 30 दिनों के भीतर ये कार्रवाई करनी होगी स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। जो चेकिंग होगी वो 45 दिन के बाद शुरू होगी। 45 दिन कब से? जब से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। मतलब 4 जून को अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है तो जो 19 जुलाई है उसके बाद में ये सारी चीज़ें क्या की जाएगी? चालू की जाएगी, मतलब वेरिफिकेशन शुरू होगा। तब तक के कोई भी चाहे तो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या है? प्रोसेस है। ये आपको पूछा जा सकता है यार, है ना, प्रीलिम्स में आ सकता है ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोटास एंड इक्विटी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर थीम की बात करें तो थीम क्या है? रिजर्वेशन इन बिहार, है ना। और यहाँ पर आप अगर हेडिंग पढ़ेंगे तो उससे भी समझ में आता है कोटास की बात कर रहा है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है, उसके थ्रू इक्विटी अचीव करने की बात कर रहा है ना। रिजर्वेशन क्या है? अफर्मेटिव एक्शन है। कौन से आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? 15 और 16। 15 में रिजर्वेशन जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको दिया जा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। EWS का रिजर्वेशन भी सरकार ने देना शुरू किया है 10%। ठीक। SC ST OBC का मैक्सिमम सीलिंग कितना है? 50% है। कौन से केस में किया गया था? इंदिरा सहाने केस 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो SC ST OBC है उनका मैक्सिमम जो है कितना रिजर्वेशन दिया जा सकता है उनको? टोटल मिला करके 50%। ठीक। सरकार ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, 16 आर्टिकल में चेंजेस किए थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें EWS को 10% दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने EWS का 10% को अपहेल्ड कर दिया था। चीज़ें क्लियर है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये जो OBC SC ST कम्युनिटी को दिया जा रहा है उससे अलग है, इसलिए इस 10% को हम अलाउ कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक और सोशली बैकवर्ड क्लासेस होने के कारण, है ना, दिया गया है जनरल कम्युनिटी को। चीज़ें क्लियर है। तो अभी तक के ये रिजर्वेशन के बारे में हो गया। अब जो बिहार है उसकी बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार की सरकार थी, उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया और उसमें पता चला कि 85% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी कम्युनिटी की है? OBC और SC ST। तो उन्होंने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है उसको 50% से 65% कर दिया। अब OBC कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी के लिए टोटल जो रिजर्वेशन हो गया वो 65% हो गया, और ये, है ना, 50% की जो सीलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, इसको इसने क्या किया है? वॉयलेट किया है और 65% दिया है रिजर्वेशन। किस कंसेप्ट के अंदर? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? भाई जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस कंसेप्ट के अंदर क्या किया है? बिहार सरकार ने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, सीलिंग ब्रेक की थी। चीज़ें क्लियर। अब जो है पिटीशन फाइल कर दी गई हाई कोर्ट में। 2 जजेस ने अपनी वर्डिक्ट सुनाई, और जो जज थे उन्होंने ये जो परसेंटेज बढ़ाया गया है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। स्ट्रक डाउन करने का मतलब क्या है? इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया सरकार के इस ऑर्डर को। बोला नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो पहला रीज़न तो उन्होंने ये दिया, मेरिट। मेरिट भी तो कोई चीज़ है ना। सब कुछ आप रिजर्वेशन के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, है ना। आप इक्विटी अचीव करना चाहते हैं लेकिन आप जो है मेरिट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 40% बची हुई पॉपुलेशन, है ना, 40% बची हुई सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST OBC सभी के लिए, है ना। तो जनरल और बाकी SC ST OBC कम्युनिटी सारे के सारे 40 में भी फाइट कर सकते हैं। अगर हम इसको और कम कर देंगे तो फिर क्या होने लगेगा? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा, है ना। तो फिर ये कम्युनिटी क्या करेगी? आने वाले समय में रिबेल करना शुरू करेगी। जैसे जाट मूवमेंट हुआ, पाटीदार मूवमेंट हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें और बढ़ सकती है, सोशल हार्मनी को खतरा हो सकता है। तो मेरिट इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये आर्गुमेंट दिया। दूसरा बोला प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन 15 और 16 आर्टिकल के अंदर माना नहीं गया है ना। ऐसा इस कंसेप्ट को अभी तक के जो है क्या नहीं दी गई है? मान्यता नहीं दी गई है 15 और 16 आर्टिकल पे। उन्होंने ये कहा है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारी सर्विसेज में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तब आप जो है बढ़ाते तो भी समझ में आता, लेकिन आप जस्ट बिकॉज की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो वर्डिक्ट आई है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की थिंकिंग है उससे अलाइन करती हुई आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% सीलिंग को बड़ा सैंक्रोसैक्ट मानकर रखा है। हालांकि EWS में ओके कर दिया, लेकिन OBC SC ST में ये 50% अभी तक के, है ना, एकदम सैंक्रोसैक्ट टाइप की सीलिंग है, इसे वॉयलेट नहीं किया जा सकता। ठीक। तो ये क्या हो गया अपना
जो हाई कोर्ट की वर्डिक्ट थी वो हो गई। इससे नुकसान क्या है? नुकसान तो यार बहुत ज़्यादा होगा किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिन्होंने रिजर्वेशन को एज अ टूल बना लिया है वोट गेन करने के लिए। रिसेंटली कांग्रेस ने बोला था कि हम भी सारे स्टेट में इस तरह का सर्वे कराएंगे, कास्ट बेस्ड सर्वे, और उसके बाद रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक है। अच्छा, अब रिजर्वेशन की बात हम कर ही रहे हैं, तो रिजर्वेशन के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि एक बार अगर आपने इसे एक्सटेंड कर दिया तो इसे फिर एग्ज़िट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार इसको रिमूव करेगी वो 15 साल 20 साल या फिर हो सकता है उसका करियर भी ख़त्म हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि दोबारा जो है लोग वोट नहीं करने वाले हैं अगर रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए। तो फ्यूचर क्या है रिजर्वेशन का? फ्यूचर यार प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ही है। फ्यूचर में हमें यही देखने मिलेगा, जितनी जनसंख्या उतनी सीटें, उतनी जो है सभी के लिए रिजर्वेशन हो जाना है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो या फिर एसटी हो। तो फ्यूचर में आपको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेगा, यही फ्यूचर रिजर्वेशन का दिख रहा है। अब रिजर्वेशन क्या बहुत अच्छा तरीका है या नहीं है? बहुत अच्छा तरीका क्यों नहीं है? ये आसान तरीका है। सरकार कुछ नहीं, रिजर्वेशन दे दो। आप पाई नहीं बढ़ा रहे हो, है ना, और बोल रहे हो कि जो है जितना है उसी को बराबर में बांटें। आपको इस पाई को बढ़ाना होगा। जब तक ये पाई नहीं बढ़ेगा तब तक के डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल भी नहीं है, और फिर जो डिसकंटेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अब जो लोगों से लेकर के दूसरे लोगों को दोगे, है ना, उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा और डिसकंटेंट, सोशल हार्मनी तो जाएगी ही जाएगी। ठीक, तो बिहार की बात कर लेते हैं। पिछले 2 दशक में नीतीश कुमार की सरकार रही, अच्छा काम हुआ है। इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। इनफैक्ट इकॉनमी स्टेट की, है ना, नेशनल का जो एवरेज है उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो की है। लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, बहुत पीछे है बिहार। जैसे कि पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे पुअरेस्ट है जितने भी स्टेट हैं उसमें। नेशनल एवरेज से 1/3 जो है यहाँ पर लोग अर्न कर रहे हैं। तो इस लेवल का आपका पर कैपिटा इनकम है। हालांकि इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी गैप अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 का नीति आयोग का शो कर रहा है कि लगभग 51% बिहार की जो पॉपुलेशन है वो पुअर है, जो कि हाईएस्ट है जितने भी स्टेट हैं। तो अभी भी अगर देखें तो गैप बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और इस गैप को, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए रिजर्वेशन रास्ता है क्या? नहीं है यार। रिजर्वेशन कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है अभी एक लेवल पर आने के बाद, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत थी। एक समय था जब रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसमें चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे सब कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, ताकि जो है उसके बेनिफिट्स हर लेवल तक आए। ओबीसी में अब सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं अब जा करके, तो उसमें सारी कम्युनिटी को बेनिफिट होना चाहिए। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत ज़रूर थी, पर अब ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब जो है सरकार को, है ना, ये सस्ते टिकाऊ जो सॉल्यूशन है इससे दूर होकर के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, पाई को बढ़ाने की बात करना चाहिए। और रिजर्वेशन देना भी है तो अब स्कूल लेवल पर रिजर्वेशन दो, जब बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन, और ये तब हो सकता है जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब पब्लिक सरकारी स्कूल, सीएम राइज स्कूल, पीएम राइज स्कूल, है ना, जो पीएम श्री स्कूल, ये सारे स्कूल अच्छे बड़े बड़े बन जाएंगे, तो फिर अपने आप इक्वलिटी होगी एजुकेशन लेवल पर। फिर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार रिजर्वेशन की, सभी एक साथ फाइट करेंगे, क्योंकि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब ये सिचुएशन आएगी तब जाके जो है रिजर्वेशन अपने आप रिडंडेंट हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं ये सिचुएशन का। ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल था, है ना। थोड़ा बेटर तरीके से सरकार को इसे अप्रोच करना चाहिए। आसान है ये, है ना, कि रिजर्वेशन बढ़ा दो। ये एक इजी मेथड है, ग्रोथ करने पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक और चीज़, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिजर्वेशन, है ना, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, व्हाट इज क्लॉड 3.5 सोनेट एंड हाउ इज इट बेटर देन इट्स राइवल एआई मॉडल्स। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है।
है ना, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी में भी ऐसी चीज़ें आ सकती है। ठीक, तो क्या है ये सोनेट 3.5, इसे देख लेते हैं। Anthropic OpenAI biggest rival has launched its latest AI model called Claude 3.5 Sonnet. The company first released in the upcoming Claude 3.5 AI model series. ठीक, तो OpenAI की एक सबसे बड़ी राइवल कंपनी है एंथ्रोपिक, उसने अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लॉड 3.5 सोनेट। ठीक, ये क्लेम किया जा रहा है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसके जितने भी पीयर्स हैं उसे आउट परफॉर्म कर देगा। ओपन एआई का कौन सा है? चैट जीपीटी, याद है क्या कुछ, है ना। और गूगल का क्या है? जेमिनी 1.5 प्रो। मेटा का क्या है? लामा। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, है ना, ऐसे मैच द कॉलम में पूछ लेगा, किसी भी पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये है क्या? क्लॉड 3.5 सोनेट, ये लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना। अपन चैट जीपीटी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेंस और प्रीलिम्स में आप लोग यूज़ करते हैं, ये सारे लैंग्वेज मॉडल हैं और ये सुपीरियर है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कंपनी के नाम प्लस उनका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका नाम क्या है ना। मैच द कॉलम में आ सकता है यार, स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है और यूपीएससी में भी आ सकता है। दैट्स इट, बस इतना ही रेलेवेंट था इस आर्टिकल से प्रीलिम्स के लिए। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।